ड्यूक को इस बात से बहुत सख्त परेशानी थी, बहुत इनसिक्योर थे, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे कि भई जब मैं अपनी बीवी के सामने आता हूँ, तो मुझे भी सेम स्माइल देती है। अगर कोई और इनके सामने आता है या बाग से कोई फल तोड़ के लाता है इनके लिए, गिफ्ट देता है, तब भी ये सेम स्माइल देती हैं। तो उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हैरानी की बात ये है कि ये चीज़ कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ़ को बताई नहीं। यानी इतनी छोटी-सी बात उन्होंने कभी बताई नहीं अपनी वाइफ़ को। वो कहते हैं अगर ये चीज़ें मैं बताने लगता, तो ये तो बहुत छोटी-मोटी बातें हैं। मैं इतना अपने आप को थोड़ा मैं गिरा सकता था कि मैं उन्हें छोटी-मोटी चीज़ें बताऊँ, उन्हें टोकूँ कि तुम ऐसा मत किया करो, तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ़ को मरवा दिया, ये इस लाइन से पता लगता है। या हाय गाइज़, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई पोएम माय लास्ट डचेस पढ़ने वाले हैं। इस पर बेस एक प्रीवियस ईयर में दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस पोएम पर बेस जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? डिस्कस विद रेफरेंस टू माय लास्ट डचेस। आपको बताना है कि अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है and you have to give reference to this poem written by Robert Browning which is My Last Duchess. सबसे पहले आप ये समझें कि a dramatic monologue is a poem, यानी एक किस्म की ये पोएम होती है जिसमें एक स्पीकर होता है जो बोलता है। आप समझते हैं मोनोलॉग यानी कि जब एक ही बंदा बात करता है, अपनी स्पीच डिलीवर करता है, उसको हम कहते हैं मोनोलॉग। हालांकि ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रोज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इसे हम पोएम के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यानी पोएट्री में इसे ऐसा समझा जाता है कि जब एक स्पीकर अकेला यानी खुद ही बोलता है और उसे ड्रामेटाइज किया जाता है, यानी कि उसमें थिएटर की भी क्वालिटीज हैं और ये ऐसा लगेगा आपको कि जो ऑडियंस हैं यानी आप लोग जो पोएम को पढ़ रहे हैं, रीडर्स, आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा एक्ट है जो स्टेज पर इनैक्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये बताने के बाद इसके फीचर्स भी आप लोग बताएं और साथ साथ में एग्जाम्पल्स देते रहें इस पोएम का जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। आपको ये भी पता होना चाहिए दैट दिस पोएम माय लास्ट डचेस is a dramatic monologue and it belongs to Robert Browning's first collection of monologues जिसका नाम था Dramatic Lyrics। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस की है, वो ये है कि जब भी हम स्पीकर की बात करते हैं, बेशक वो इस पोएम में हो या किसी प्रोज में हो, तो जरूरी नहीं कि स्पीकर हमेशा पोएट ही होता है। तो आइए अब हम बात करें कि इस पोएम में स्पीकर कौन है। द ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा इज अ प्रोविंस इन इटली और ये किससे बात कर रहे हैं? ही स्पीकिंग टू एन एनवॉय ऑफ द काउंट ऑफ टायरोल। जो टायरोल का काउंट है, अच्छा पहले हम इस पे बात करते हैं कि ड्यूक काउंट का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं अर्ल, ये सोशल रैंक्स होती हैं। सिमिलरली यूरोप में ये सोशल रैंक्स होती हैं, जैसे ड्यूक और ड्यूक की वाइफ को हम बोलेंगे डचेस। और यहाँ पर टायरोल का जो काउंट है उसने एक बंदा भेजा है क्योंकि उनकी नीस से ये शादी करने वाले हैं। कौन? द ड्यूक ऑफ फरारा। तो ऐसे समझें कि अभी इस मैरिज के बारे में बात शुरू हुई है। काउंट ऑफ टायरोल की नीस से फरारा के ड्यूक शादी करने वाले हैं और शादी से पहले की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस पोएम में हमें बताई जा रही है। वहां का जो एनवॉय है या एजेंट है वो ड्यूक के पास आया है उनके घर में, और देखें ये कॉन्वर्सेशन क्या मोड़ लेती है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग को एक्सप्लेन करते हुए आप ये बोल सकते हैं कि इट इज ड्रामेटिक इन द सेंस दैट द स्पीकर्स वर्ड्स आर शेयर्ड विद एन ऑडियंस। यानी आप लोग जो पोएम को पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये एक ऐसा एक्ट होगा कि आपको लगेगा कि स्टेज पर इसे परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वाइल रीडिंग अ ड्रामेटिक मोनोलॉग
इसे पढ़ते वक्त हमें एक अंदाज़ा लगता है, एक आइडिया लग जाता है उस सिचुएशन के बारे में जब ये स्पीकर बोल रहा है। तो माई लास्ट डचेस, इस पोएम में जो फरारा के ड्यूक हैं जिनका नाम है अल्फोंसो, काउंट ऑफ टायरॉल का भेजा हुआ जो एनवॉय है उसको अपने साथ ऊपर ले जाते हैं और वहां पर अपने आर्टिस्टिक ट्रेजर्स दिखाते हैं, क्योंकि नीचे बहुत लोग शामिल हैं और ये इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मैरिज के बारे में जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती है किसी भी बारे में, चाहे वो दहेज को लेके हो, इसका भी रेफरेंस इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ऐसी कॉन्वर्सेशन होगी वो थोड़े से अकेले में की जाती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पोएम। याद रखें ये एक मोनोलॉग है, यानी जो एनवॉय है काउंट ऑफ टायरॉल का वो सिर्फ सुनता है और एक ही जना इसमें है जो बोलने वाला है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ मोनोलॉग। और कौन बोल रहा है? फरारा के जो ड्यूक हैं जिनके घर में काउंट ऑफ टायरॉल का एनवॉय आया है मैरिज से रिलेटेड बात करने के लिए। जो इनका तरीका है बोलने का उससे ये साफ जाहिर होता है कि द ड्यूक ऑफ फरारा ट्राइज टू शो हिज सुपीरियरिटी। और जो इनकी लास्ट वाइफ थी, जी हाँ, ड्यूक की जो वाइफ थी, ऑब्वियसली हम उन्हें बोलेंगे डचेस। यहीं से पोएम का टाइटल लिया गया है, माय लास्ट डचेस। यानी शादी के बारे में कुछ बात होने वाली है, लेकिन फरारा के जो ड्यूक हैं वो उनसे क्या बात करते हैं कि देखो, मेरी जो लास्ट डचेस थी, यानी मेरी जो लास्ट वाइफ थी, उन्हें एक कॉन्वर्सेशन का पीस बनाकर ये पूरी पोएम लिखी गई है। आप ये सोचें, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हम जो चीज़ बोलते हैं, जिस टॉपिक पर बात करते हैं, ये सब्जेक्ट उन्होंने लिया है माय लास्ट डचेस, कि मेरी लास्ट डचेस ऐसी थी, उसमें ये फ्लॉज थे, ये उसमें कमियां थी, और भी बहुत कुछ वो बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें एंड तक, तभी आपको ये पूरी पोएम समझ में आएगी। तो ये है एक्चुअल पोएम। पहली लाइन जो ड्यूक बोलते हैं, दैट इज, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज शी वर अलाइव। यानी कि वॉल पर उनकी लास्ट वाइफ की एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए ड्यूक कहते हैं, देखो ये मेरी लास्ट पत्नी थी, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि शी इज स्टिल अलाइव। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, फ्रॉम पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे। किसी इमेजिनरी पेंटर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ से बातचीत शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द वो अपनी लास्ट डचेस की कमियों के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी लास्ट डचेस सभी को देख के मुस्कुराया करती थी। आप इसे गलत नहीं समझिएगा, उनकी जो लास्ट डचेस थी वो जब भी किसी को देख के स्माइल किया करती थी। मान लो बाग से उनके लिए कोई फल तोड़ के लाया या किसी ने उन्हें ग्रीट किया, तो उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो स्माइल कर देती थी। और ड्यूक को इस बात से बहुत सख्त परेशानी थी, बहुत इनसिक्योर थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे कि भाई जब मैं अपनी बीवी के सामने आता हूँ तो मुझे भी सेम स्माइल देती है, अगर कोई और इनके सामने आता है या बाग से कोई फल तोड़ के लाता है इनके लिए गिफ्ट देता है, तब भी ये सेम स्माइल देती हैं। तो उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ को बताई नहीं, और इतना ज़्यादा परेशान रहे इस चीज़ से कि एंड में उन्होंने अपनी वाइफ को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। ही हैड हर किल्ड। और इसके बारे में उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो एनवॉय से सीधा ऐसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड ही इज टेलिंग हिम कि देखो उनमें ये कमियां थी। तो ऐसा लगता है शायद ये एक इशारा है उस एनवॉय के लिए कि भाई जहां से तुम आए हो, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, उनकी नीज के साथ मेरा रिश्ता तय होने वाला है। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां जाके तुम बताना कि मेरी लास्ट पत्नी ऐसी थी, तो ये कमियां उनमें ना हो।
तो अपनी लास्ट डचेस की पेंटिंग जो दीवार पर टंगी हुई है उसके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं वो, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पर है कि मेरी लास्ट डचेस में क्या क्या कमियां थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते हैं कि अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं तो यही पूछा करते हैं कि इस पेंटिंग में आपकी लास्ट डचेस के जो फेस पर एक्सप्रेशंस हैं ये कैसे आए, ऐसा लगता है शी इज स्टिल अलाइव। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम पहले जने नहीं हो जिन्होंने ये सवाल किया है, मैं खुद तुम्हें बता देता हूँ। कहते हैं मेरी वाइफ की ये आदत थी, सभी को देख के वो स्माइल किया करती थी, और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो पेंटर है उसने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा मेरी वाइफ को और उन्होंने ये स्माइल दे दी, और वही स्माइल पेंटर ने इस पेंटिंग में कैप्चर कर दी। इस बारे में हम ये बात कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं अपनी बीवी के सामने आता था तभी वो स्माइल नहीं करती थी, लेकिन जब और लोग भी उनसे मिलते थे, उन्हें ग्रीट करते थे या कोई गिफ्ट लेके आते थे, तो एग्जैक्ट सेम स्माइल वो और लोगों को देती थी, और ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में आप जो लैंग्वेज देखते हैं, द वर्ड्स आर कलोक्यूअल, मीनिंग कि आम भाषा में या स्पीच के दौरान यानी बोलते वक्त जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, बीच बीच में हम गैप भी देते हैं, वो चीजें यहाँ पर यूज हुई हैं। इससे पता लगता है कि ये एक्चुअली एक मोनोलॉग है जो ड्यूक डिलीवर कर रहे हैं। ये किसी फॉर्मल ओकेजन पर या फॉर्मल राइटिंग में जैसे लिखा जाता है वो लैंग्वेज नहीं है। देखें, जब बोलते हैं तो बीच बीच में जो पॉजेज आते हैं, जो गैप्स आते हैं, उन्हें डैशेस से डिनोट किया गया है इस पोएम में, यानी कि लैंग्वेज इनफॉर्मल है। और हम जो ऑडियंस हैं, जो पोएम के रीडर्स हैं, हमें पता लग जाता है कि ड्यूक की जो टोन है दैट इज सरकास्टिक। अपनी वाइफ के बारे में, अपनी लास्ट डचेस के बारे में वो सिर्फ बुराइयां ही गिनाते हैं, उन्हें कोई सिंपैथी नहीं है उनके साथ। और जैसे ही हम पोएम आगे पढ़ते हैं, द रीडर्स यानी हम लोग ड्यूक को हेट करने लगते हैं कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो अपनी वाइफ को मरवा दे। ड्यूक के नेचर के बारे में हमें ये पता लग चुका है दैट ही इज एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग, very much insecure and possessive. So we readers get shocked at the egoistic nature of the Duke, who says that the Duchess valued his social position, an ancient family name, 900 years old name. इनकी ईगो के बारे में अगर बात करें तो पोएम की जो एग्जैक्ट लाइंस हैं वो देखें। जब एग्जाम्पल देते हैं कि देखो सभी को देख के स्माइल किया करती थी मेरी वाइफ, ब्लश किया करती थी, तो वो ये कहते हैं कि ये तो मेरा 900 years old नेम, यानी 900 साल पुराना जो हमारा नाम है, सोसाइटी में जो हमारी रैंक है, पोजीशन है, उसको ये ऐसे ट्रीट करती थी एज इफ वी वर नोबडी। माय गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, कहने का मतलब ये हुआ, ड्यूक ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो एंशियंट फैमिली स्टेटस है, सोसाइटी में हमारा रैंक है, मेरी वाइफ इस चीज को कुछ नहीं समझती थी। अगर समझती होती तो सिर्फ मुझे देख के स्माइल करती, और लोगों को देख के स्माइल नहीं करती। मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पर स्माइल करने का मतलब ये नहीं है जो आप सोच रहे होंगे शायद। सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब कोई भी उनकी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लाता था या उन्हें ग्रीट करता था या आते जाते, ठीक है, तो उस समय जो स्माइल वो करती थी, एक नॉर्मल स्माइल जिसे कहा जाता है, उस चीज से ड्यूक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी ये चीज अपनी वाइफ को बताई नहीं। उसका रीजन खुद बताते हैं, कहते हैं अरे मैं कोई इतना नीचे थोड़ा गिरता कि मैं अपनी वाइफ को इन छोटी मोटी चीजों के बारे में बताता कि देखो तुम हर किसी को देख के स्माइल मत किया करो, और क्या पता वो मेरी बात ना सुनती। तो इसे वो कह रहे हैं who would stoop to blame this sort of trifling। वो कहते हैं काश ये मैं कह पाता कि just this or that in you disgusts me, here you miss or there exceed the mark, लेकिन ये कभी उन्होंने कहा नहीं। और कहते हैं this grew, यानी ये सब चलता रहा, बढ़ता रहा, so I gave commands then all smiles stopped together, यानी कि वो कहते हैं मैंने ऑर्डर्स दिए और उन्होंने स्माइल करना बंद कर दिया। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि ड्यूक ने अपनी वाइफ को मरवा दिया, ही हैड हर किल्ड। डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन इस लाइन का मीनिंग यही है। एंड देयर शी स्टैंड्स, यानी जब उन्हें मरवा दिया, व्हेन शी इज नॉट अलाइव एनीमोर,
तो उनकी जो पेंटिंग है वो दीवार पर टंगवा दी। तो इस लाइन पर आकर हम रीडर्स को पता लगता है कि व्हाई डिड द ड्यूक्स लास्ट डचेस डाई, कैसे मरी, क्या रीजन था, ये इस लाइन को पढ़ के हमें समझ में आता है। यानी इतनी छोटी सी बात उन्होंने कभी बताई नहीं अपनी वाइफ को। वो कहते हैं अगर ये चीजें मैं बताने लगता तो ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, मैं इतना अपने आप को थोड़ा मैं गिरा सकता था कि मैं उन्हें छोटी मोटी चीजें बताऊं, उन्हें टोकूं कि तुम ऐसा मत किया करो, तुम ऐसा मत किया करो, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को मरवा दिया। ये इस लाइन से पता लगता है। तो इस पूरी पोएम में ड्यूक क्या कर रहे हैं, ही इज पुटिंग स्ट्रेस ऑन हर लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि और लोगों को देख के स्माइल करना और अपने हस्बैंड के सामने स्माइल करना, इन दोनों में फर्क होना चाहिए था, ऐसा ड्यूक को लगता है कि लोगों से तुम कैसे बात करती हो, कैसे स्माइल करती हो या ब्लश करती हो, कैसे रिएक्ट करती हो जब तुम्हें कोई ग्रीट करता है, और मेरे सामने, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे सामने तुम कैसे रिएक्ट करती हो, इन दोनों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि हम तो इतने बड़े हैं, सोसाइटी में हमारी इतनी पोजीशन है, इतना स्टेटस है। तो इस चीज को लेके वो बहुत परेशान थे। तो ये सारी चीजें बताकर ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एक इशारा कर रहे हैं एनवॉय को, क्योंकि काउंट ऑफ टायरॉल की नीच से ये ड्यूक शादी करने वाले हैं और जबरदस्ती अपनी लास्ट वाइफ की कमियां गिनाते हुए उनसे बात कर रहे हैं। एक इशारा ही तो हुआ कि उन्हें जाके बताएंगे कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे इनकी लास्ट वाइफ थी ऐसा उन्हें नहीं होना चाहिए। और कहते हैं विल यू प्लीज राइज, यानी इनवॉय को खड़े होने के लिए वापस नीचे जाने को कहते हैं। यहाँ पर डाउरी के बारे में थोड़ी सी बात की गई है, देखें। कहते हैं आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स known munificence, munificence means generosity, is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। आसान भाषा में वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मास्टर है टायरॉल का काउंट, उनकी जो जेनरोसिटी है उनके बारे में इतना मैंने सुना है, ये इनफ होना चाहिए इस बात के लिए कि जो भी डाउरी मैं मांगूं या उन्हें देनी चाहिए वो मना नहीं करेंगे। लेकिन फटाफट बात को पलट देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा मेन मकसद नहीं है शादी करने के लिए। सो व्हेन दे आर गोइंग डाउनस्टेयर्स, वो उनकी अटेंशन ड्रॉ करता है, वहां पर एक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है गॉड नेपच्यून का, हु इज टेमिंग द सी हॉर्स, जो एक बहुत फेमस स्कल्पचर ने बनाया है। तो ये स्टैच्यू को दिखाने का भी एक मकसद है। सिंस गॉड नेपच्यून इज टेमिंग द सी हॉर्स, यहाँ पर ड्यूक अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये भी खुद डोमिनेटिंग है। इस पूरी बातचीत में पहले तो वो अकेले बोलते रहे, तभी ये मोनोलॉग है, उस बेचारे को कुछ बोलना ही नहीं दिया। जिस बारे में बात करी उनकी जो लास्ट डचेस थी, कैसे उनकी स्माइल करने से इन्हें सख्त नफरत थी, प्रॉब्लम थी, कभी उन्हें जिक्र नहीं किया, कभी बताया नहीं, और लास्ट में ही हैड हर किल्ड। और बातचीत करते हुए डाउरी के बारे में भी बता दिया, यानी कि इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया कि भाई ये रिश्ता जो होने वाला है, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं जिन पर तुम लोगों को खरे उतरना चाहिए। ये इस पोएम से इनडायरेक्टली इम्प्लाई होता है। और लास्ट में आपको ये समझना होगा कि इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक टेक्निक का यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं एंजैबमेंट। पहले हमने बात की कलोक्वियल स्पीच की, यानी कि कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे यूज हुए हैं, जब वो गैप देते हैं वहां पे डैश लगा हुआ है। और अब हम ये बात कर रहे हैं एंजैबमेंट की, यानी कि जब एक लाइन खत्म होती है लेकिन सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन में कैरी ऑन होता है। देखें ये दो लाइंस हैं, विद एनीबडीज गिफ्ट हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, यानी सेंटेंस शुरू हुआ लाइन के बीच में, और जब लाइन खत्म हो गई तो अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लाइन में भी वो सेंटेंस आगे चल रहा है। इस टेक्निक को बोला जाता है एंजैबमेंट। आगे भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखें। There she stands as if alive, सेंटेंस शुरू हुआ पहली लाइन में, खत्म हुआ सेकेंड लाइन में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको इस पोएम में मिलेंगे। अच्छा, इन्हें हम ओपन कपलेट भी बोल सकते हैं। अगर आप राइमिंग स्कीम पर ध्यान दें तो देखें, वॉल, कॉल,
hand stands, said read, countenance glance, by I, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है, तभी हम इन्हें ओपन कपलेट्स बोल रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई ये पोएम माय लास्ट डचेस, ये इंडीड एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि एक ही जना इसमें बोल रहा है हु इज द ड्यूक ऑफ फरारा थ्रू आउट द पोएम। देखो लिसनर यहाँ पर है, जो एनवॉय है, काउंट ऑफ टायरॉल का भेजा हुआ बंदा या एजेंट, वो इन्हें सुन रहा है, उनकी प्रेजेंस भी हम फील कर सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे, इसीलिए ये ट्रू मोनोलॉग है। ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि ड्रामा के कुछ फीचर्स इस पोएम में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिजिकल एक्शन, वो कहता है बैठें, फिर कहता है आओ उठें, नीचे चलते हैं, और जो रीडर्स हैं उन्हें पढ़ के ऐसा लगता है एज इफ की स्टेज पर एक छोटा सा एक्ट को परफॉर्म किया गया है, इनैक्ट किया गया है। तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आजकल में डल जाएंगे। तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।